एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। जो पेपर है वो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको 100% इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, यानी कि सभी क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेंगी। पार्ट ई जो है उसमें रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और पार्ट एफ जो है वो मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के आगे जो नोट दिया गया है वो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेन्स। इसमें से कौन सा प्लेन्स का पार्ट नहीं है? तो आंसर है क्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी अमंग द फॉलोइंग गेट्स मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल। तो कौन से सिटी में सबसे ज्यादा बारिश होती है? आंसर है मौसिन राम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द इंक्रीजिंग यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कंसर्न है इंक्रीजिंग यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स, जिसमें कि जो गुड्स है उसकी वैल्यू या उसकी उपयोगिता जो है बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो कौन से सेक्टर का एग्जाम्पल है? प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच स्टेट इज द पुअरेस्ट स्टेट। सबसे गरीब स्टेट कौन सा है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का इंडिकेटर यानी कि मापक जो है वो क्या है? हंगर। व्हाट वाज जजिया। जजिया जो है वो रिलीजियस टैक्स था। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग लिख दिया है, तो हम टैक्स की कैटेगरी में तो डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके का टैक्स था, बट ध्यान रखना कि ये रिलीजियस टैक्स था। हो सकता है आपको ऑप्शन में रिलीजियस टैक्स आए। ठीक है, तो रिलीजियस टैक्स था ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच फोर्ट जहांगीर इम्प्रिजन्ड गुरु हरगोविंद जी। है, कौन से किले में जहांगीर ने श्री गुरु हरगोविंद जी को जो है वो मतलब कि इम्प्रिजन किया था? तो आंसर है ग्वालियर। नेक्स्ट है, नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन। तो नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का जो है एम्परर कब घोषित किया? 1804 में। हु वॉज द लीडर ऑफ मेंशविक ग्रुप। मेंशविक ग्रुप का लीडर जो है वो कौन था? ट्रॉट्स्की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन से कंट्री ने बाकी कंट्रीज को जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया? आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट बी है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश डिस्ट्रिक्ट लाई अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पंजाब। तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कि लाई करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पंजाब पे? आंसर है 6। पहला है पठानकोट, फिर आ जाता है गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फाजिलका। पंजाब इज नोन एज डैश ऑफ कंट्री। पंजाब इज नोन एज फूड बास्केट ऑफ कंट्री। ठीक है, फूड बास्केट ऑफ कंट्री। पेंटा का क्या मतलब होता है? पेंटा मतलब 5, और पोटामिया का मतलब क्या होता है? रिवर्स। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द चोल्स रीजन। चोल्स रीजन के दौरान जो सबसे छोटा प्रशासन का यूनिट था वो क्या था? उर। इसके बाद बेटा ट्रू फॉल्स है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है रवि, ब्यास और सतलुज जो है वो रिवर है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स मोर इन विलेज। तो पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं वो ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं। तो ये गलत है। जो ऑथर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के, उनका नाम एडम स्मिथ है। तो ये भी गलत है। किन्होंने लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो ये लिखी थी रूसो ने। नेक्स्ट है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो शामिल किया गया। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाता है बेटा वन वर्ड और वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट डज वर्ड बिस्ट मीन्स इन द टर्म बिस्ट दुआब। तो बिस्ट दुआब में बिस्ट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ब्यास एंड सतलुज। ब्यास एंड सतलुज। अगला क्वेश्चन है बेटा कि
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब है? तो पॉवर्टी लाइन जो है वो मेथड है टू मेजर द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, कि लाइफ की जो बेसिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कम से कम कितनी इनकम की जरूरत होती है, ठीक है, उसको मापा जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज डूमा? डूमा जो है वो क्या है? तो डूमा क्या था? रशियन पार्लियामेंट, ठीक है, डूमा वाज रशियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट है इन, यहाँ पे द लगा देना, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड? तो हमारे संविधान के कौन से पार्ट में जो मौलिक अधिकार है वो शामिल किया गया है? तो आंसर है थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बेटा पार्ट सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, आंसर 30 to 50 वर्ड्स में करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सीजनल चोज, गिव एग्जांपल ऑफ दीज रिवलेट्स। तो सीजनल चोज क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो देने हैं। कांडी एरिया ऑफ पंजाब इज फुल ऑफ सीजनल स्ट्रीम और चैनल्स कॉल्ड चोज। तो जो सीजनल स्ट्रीम होते हैं यानी कि हर टाइम इसमें पानी नहीं मिलेगा आपको देखने को, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सीजन, बेसिकली रेनी सीजन में यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है। चोज है ये ओरिजिनेट हुए हैं कातरधार और सोलासिंगी हिल से, ठीक है। दीज चोज आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। तो ये जो चोज होते हैं ये जो है बरसात के टाइम में पानी से भरे हुए होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो रिवलेट्स के हैं, वो हैं बालाचौर चो, शंकर चो, नारीला चो, ठीक है। इसके बाद है मेले चो, बोहोवाल चो, ये कुछ मेजर टाइप के चोज हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन का मेन कारण क्या है, वो आपने बताना है। तो माइग्रेशन का रीजन क्या होता है? अच्छी एग्रीकल्चरल जमीन की तलाश में जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, ठीक है, कि उम्मीद की जाती है कि अर्निंग जो है वो दूसरी जगह पर अच्छी होगी इसलिए जाते हैं। कुछ फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, दंगे वगैरह हो जाते हैं तो उनको मजबूरन जाना पड़ता है। शहरीकरण की वजह से जो है वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है, कि शहरों में जो है वो अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, है ना। इसके अलावा जो है वो मैरिज जो है वो भी जो है मतलब कि माइग्रेशन का मेन रीजन है, ठीक है। किसी और जो है स्टेट में जो है वो मैरिज हो जाती है, किसी और कंट्री में मैरिज हो जाती है, तो ये भी जो है वो माइग्रेशन का रीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन व्हीट एंड राइस इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है, बेसिकली व्हीट और राइस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ गई उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से जाना जाता है। 1966 से 67 जो है वो इनिशियल ईयर था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। दिस वाज मेड पॉसिबल ड्यू टू द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ HYV सीड। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, ज्यादा सिंचाई सुविधा थी, जिसके कारण ये सारी चीजें यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि 3 मेन कारण बताने हैं भारत में गरीबी के। तो भारत में गरीबी का मेन कारण ये है कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे काफी ज्यादा लो है, ठीक है। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 100 ईयर्स। तो भारत जो है वो अंग्रेजों के 100 सालों तक गुलाम रहे हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्करेज द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उन्होंने यहाँ की जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, यानी छोटे मोटे जो उद्योग थे, उनको फलने फूलने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लेस जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया इनकम का। ड्यू टू दिस ओवरऑल पॉवर्टी रेट कुड नॉट बी रिड्यूस, जिसकी वजह से पॉवर्टी रेट जो है उसको कम नहीं किया जा सका। इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भारत में जो है वो गरीबी है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि What do you know about the teachings of गुरु नानक देव जी? आप गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में क्या जानते हैं? तो God is one, यानी कि ईश्वर एक है। गुरु नानक देव जी preached that God is one and that we are all the children of one God. तो गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिए कि ईश्वर एक है और हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। नेक्स्ट है गॉड इज फॉर्मलेस, यानी कि ईश्वर जो है वो निराकार है। According to Guru Nanak Dev Ji, God has no color or shape and is formless. He preached against idol worship.
तो गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर का कोई रंग या आकार नहीं है, वो तो निराकार है। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश दिया है। अगला बेटा पॉइंट है गॉड इज एटर्नल, यानी कि ईश्वर जो है वो शाश्वत है। गुरु नानक देव जी एम्फेसाइज दैट गॉड इज एटर्नल एंड द वर्ल्ड इज अ टेम्पररी फेस, यानी कि गुरु नानक देव जी ने इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर जो है वो शाश्वत है और संसार एक अस्थायी चरण है। ठीक है, इसके बाद है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड्स हुक्म, यानी कि भगवान के हुक्म का महत्व। According to Guru Nanak Dev Ji, man should abide by the will or hukum of God. Everything is false which is not according to the will of God. तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि गुरु नानक देव जी के अनुसार मनुष्य को भगवान की इच्छा का जो है वो पालन करना चाहिए या भगवान के हुक्म का पालन करना चाहिए। वह सब कुछ जो है वो भ्रामक है या मिथ्या है जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। इसके बाद है बेटा फिफ्थ पॉइंट गॉड इज ग्रेट। अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव जी, गॉड इज ग्रेट एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब हिज ग्रेटनेस। ईश्वर जो है महान है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर महान है और उनकी महानता का वर्णन करना असंभव है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी मार्टरडम। तो श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी का तत्कालिक कारण क्या था? Prince Khusro was the son of Jahangir. He rebelled against his father Jahangir. खुसरो जो है वो जहांगीर का पुत्र था। He rebelled against his father Jahangir. उसने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। He came to गुरुजी for his blessing. और वो गुरुजी के पास उनका आशीर्वाद लेने आए। गुरुजी received Prince Khusro as in the case of any visitor of high position. तो गुरुजी ने राजकुमार खुसरो का उसी तरह स्वागत किया जैसे किसी उच्च पद पर आसीन आगंतुक का होता है। गुरुजी वेलकम्ड एंड ऑफर्ड लंगर टू हिम। गुरुजी ने उनका स्वागत किया और उनको लंगर चखाया। द ओपोनेंट ऑफ गुरुजी प्रोवोक्ड जहांगीर एंड टोल्ड हिम दैट द गुरुजी टुक शेल्टर टू हिम। गुरुजी के विरोधियों ने जो है वो जहांगीर को भड़काया और कहा कि गुरुजी ने जो है वो जो प्रिंस खुसरो है उनको आश्रय दिया है। ठीक है, जहांगीर ऑर्डर्ड द अरेस्ट ऑफ गुरुजी फॉर हेल्पिंग खुसरो। और जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण जो है गुरुजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अफेक्ट डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैव ऑन क्लोथिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्लोथिंग पे क्या असर पड़ा वो आपने बताना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट चेंजेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। तो जब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उससे लोगों के लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा बदलाव आया। लोगों के कपड़े जो है क्लोथिंग ऑफ द पीपल आल्सो चेंज, लोगों के कपड़े जो है वो बदल गए थे। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ वाज आल्सो डन थ्रू मशीन के थ्रू जो है वो कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा था। एज अ रिजल्ट क्लॉथ वाज अवेलेबल इन प्लेंटी इन वेरियस डिजाइन एट अफोर्डेबल प्राइस, जिसका रिजल्ट ये रहा कि कपड़े काफी सारे थे। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में थे, मतलब वो कीमत थी जिसको कि आम लोग जो है वो भी अफोर्ड कर सके। पीपल वर एबल टू अफोर्ड मेनी ड्रेसेस एट ए टाइम। एक ही टाइम पे लोग काफी सारे ड्रेसेस को अब अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। तो इससे आप क्या समझते हैं? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम कैबिनेट इज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट या कह सकते हो लेजिस्लेचर, उसमें जो है ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होती है। इट मीन्स इफ कैबिनेट टेक सम डिसीजन, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कैबिनेट जो है वो कोई डिसीजन लेती है देन एवरी मिनिस्टर हैज टू सपोर्ट। तो जितने भी मिनिस्टर होंगे उस कैबिनेट के उन सबको उसे सपोर्ट करना होगा एंड रिकमेंड दैट डिसीजन इनसाइड और आउटसाइड द पार्लियामेंट दो ही मे नॉट एग्री टू दैट डिसीजन इन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। और अगर वो उससे सहमत नहीं भी है, ठीक है, तो उन्हें वो बाहर या अंदर जो है वो डिसीजन मतलब कि सलाह दे सकते हैं बट सपोर्ट उनको ही करेंगे। ऑल द मिनिस्टर ओ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्निंग एवरी डिपार्टमेंट। जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबकी जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी मेकिंग को लेकर, ठीक है, और प्रशासन को चलाने को लेकर। अगला क्वेश्चन बेटा सेक्शन डी से है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। Which are Himalayan and peninsular rivers, differentiate between their character। या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो which geographical factor would affect upon natural vegetation। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्री गुरु अंगद देव जी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, डिस्कस। या फिर राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मुंडा मूवमेंट।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्टेजेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से जो है वो हम क्या समझते हैं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा आंसर नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिचुएशन होती है विच व्हेन वर्कर आर रेडी टू वर्क एट करंट रेट ऑफ वेज। तो जितनी दिहाड़ी है उस पर काम करने को तैयार है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। वहीं पर अगर लेबर जो है वो एग्जिस्टिंग रेट पे काम करने को तैयार नहीं है, ठीक है, और काम जो है वो अवेलेबल है, तो इस तरीके के मतलब की सिचुएशन को हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से जो है वो हम क्या समझते हैं, वो सिचुएशन होती है जिसमें लोग जो है करंट रेट ऑफ वेज पे काम करने को तैयार है, उन्हें काम भी बिना डिफिकल्टी के मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। इसके बाद बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। कन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण है बेटा। देखो ये टॉपिक इसमें कवर नहीं किया गया है, ठीक है, या तो टीचर आपके क्वेश्चन चेंज कराएंगे, बट इनकेस यही क्वेश्चन आता है तो आप इसकी जगह लिख सकते हो कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, विवाद। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, लेबर स्ट्राइक, ठीक है, लेबर स्ट्राइक हो सकती है। इसके बाद लेबर स्ट्राइक्स लिख दिया हमने, डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। तो जो वर्कर है और एम्प्लॉयर है, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई वाद विवाद हो जाए, बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, और एक्सेट्रा कर दो। इसके बाद बेटा पार्ट एफ है किसी 4 प्लेसेस को जो है आपने इंडिया के मैप में शो करना है, ठीक है, और किसी 4 प्लेसेस को आपने पंजाब के मैप में शो करना है। तो चलिए मैप फिलिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर नेबरिंग आइलैंड कंट्री ऑफ इंडिया। नेबरिंग आइलैंड कंट्री जो है वो इंडिया की कौन सी है, तो वो है श्रीलंका, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 1। इसके बाद हमसे पूछा गया है काराकोरम। तो काराकोरम जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, तो काराकोरम जो है वो रेंज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 2। फिर है जलेपला पास। तो जलेपला पास जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो इस साइड है, ठीक है, ये सिक्किम है, सिक्किम के पास इधर, ठीक है, जलेपला पास। ये हो गया हमारे पास नंबर 3। फिर है गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो लद्दाख में इस साइड देखने को मिलेगा, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 4। एरिया विद 200 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल। तो वो एरिया जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है, तो वो कौन सा एरिया है, तो वो है हमारे पास असम और मेघालय, ठीक है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 5। पूछा गया है खांगचिंग दजोंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो वो सिक्किम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर 6 हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमसे जो है वो पंजाब के मैप में जो है पूछा गया है रवि रिवर। तो रवि रिवर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद ब्यास रिवर पूछा गया है, तो ब्यास रिवर जो है वो यहाँ पर है। इसके बाद बोलन पास पूछा गया है हमसे, ठीक है, बोलन पास जो है वो यहाँ पर है बेटा। फिर गोमल पास, तोची पास, ठीक है, और खेबर पास जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।